अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज बेटा हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर हमारा 49 है। चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट करना है बेटा। टॉपिक हमारा है 7.3 रेस्पिरेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोग बेटा जो हम लोग फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको हम एंड कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे जिसका जो कि है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने लगे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो रेस्पिरेशन की टर्म है ना वो एक ब्रॉड टर्म है, एक जनरल टर्म है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सेलुलर रेस्पिरेशन और एक आती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है बेटा? ब्रीदिंग हम कहते हैं कि सांस लेना और सांस निकालना। मतलब हम लोगों ने सांस लिया, हवा हमारे फेफड़ों में गई, फिर हमने सांस बाहर निकाला, हवा क्या हुई, बाहर आ गई, और जब हमारे फेफड़ों में हवा थी तो वहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अंदर दूसरी टर्म आती है सेलुलर रेस्पिरेशन। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? देखिए नाम से जाहिर है सेल की रेस्पिरेशन। ठीक है, अब होता क्या है, हम जो हमने सांस लिया था तो जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गई थी, अब वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे सेल में जाती है। अब हमारे सेल में आप लोगों को याद हो तो हमारा ग्लूकोज मौजूद होता है, जो हमने प्लांट्स खा के या फूड खा के हासिल किया था। तो वो ग्लूकोज फूड जो है वो कन्वर्ट होकर ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे सेल्स में आ गई। ठीक है, तो अब वो सेल्स क्या करते हैं, उस जो ऑक्सीजन हमने सांस से ली है उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और ग्लूकोज के अंदर मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है। सेल उस एनर्जी को यूज करते हैं एटीपी बनाने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और इसके रिजल्ट में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर वो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आता है, ब्लड से हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स से हम उसको क्या करते हैं, बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं बेटे। ठीक हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी दोनों में फर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन वी बर्न अ फ्यूल इट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड इट यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ईटीसी। कहता है जब हम बर्न करते हैं किसी भी फ्यूल को तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को यूज करता है और एनर्जी निकालता है। वो एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती है, लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकते हैं। उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, खाना पकाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, कहता है इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फ्यूल मॉलिक्यूल्स। कहता है कि इस बर्निंग के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो फ्यूल के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो क्या हो सके, तोड़ा जा सके। जब वो टूटता है तो फिर वो एनर्जी निकलती है। इन द सेम वे organism utilize oxygen for the breakdown of carbon hydrogen bonds present in the food in their cells। कहता है इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल क्या करते हैं, वो भी ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते हैं जो कि फूड में मौजूद होता है। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी विच इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी। कहता है ये जो आपके पास एनर्जी निकली है उसको यूज करता है सेल एटीपी बनाने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप लिखेंगे दिस द प्रोसेस इन विच, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग दिस की जगह आपने लिखना है द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस्ड। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक हो गया बेटे, तो ये आपके पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ गई। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। वो क्या है कि जो हमारे सेल हैं वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और उसका बाय प्रोडक्ट में क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और वो जो एनर्जी निकलती है उसको वो सेल यूज करता है ताकि एटीपी बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या हो गया बेटे? सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 व्हाइल O2 इज रिड्यूस्ड इनटू H2O। ठीक हो गया, कहता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाती है, CO2, और ऑक्सीजन जो है उसकी रिडक्शन होती है और वो क्या बना देता है, वाटर। देखें ना, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और फूड का जब कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल टूटे
तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो अब आगे चलें हम, तो अब याद रखें जो आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी दो टाइप्स की होती है। ये एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। देखें, लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय सेल टू गेट एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज। कहता है कि जो मोस्ट कॉमन फ्यूल है जो सेल यूज करता है वो ग्लूकोज यूज करता है। तो ये एमसीक्यू है ये पूरी लाइन। आगे चलें, द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कहता है कि जो ऑक्सीजन जो आपका ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन कम्प्लीटली डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन कितनी मौजूद है। कहते हैं द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाइल ऑन दैट अदर अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन आ गई आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब याद रखें एरोबिक और एनारोबिक या रेस्पिरेशन ये पूरा लॉन्ग में आ सकता है। क्या कहता है? कहता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो या ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? जहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है या ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है, उसकी कमी है। ठीक है? ये दोनों बातें गौर से सुन लें यहाँ पे। तो एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और ऑक्सीजन ना हो, तो जो रेस्पिरेशन होगी वो क्या होगी? एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। अब लाजमी नहीं है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना हो। जब ऑक्सीजन थोड़ी है तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ सेल जो है वो चला जाता है। ठीक हो गया? अब इसकी डिटेल आ रही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी ये गौर से सुनिए बेटे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेंगे तो फिर आगे आपको जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी। कहता है एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद होती है तो ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो बहुत सारी एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी निकलती है। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में पता है ना आपको 6 कार्बन होते हैं। देखें C6, 6 कार्बन। 6 कार्बन इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है? कहता है कि जो ग्लूकोज है उसके साथ जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके अटैच होता है, ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड हमारे पास बनता है। अब पायरुविक एसिड क्या है? पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। और याद रखें एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला फेज सेम है। ठीक है? जो फर्स्ट फेज है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का वो हमारे पास क्या है? सेम है। ठीक है? तो क्या होगा पहले फर्स्ट फेज में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। क्लियर होगी बात? अच्छा आगे चलें। इन द सेकंड फेज मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। अब जो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं अब वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीजन मजीद उसमें ऐड हो जाएगी और उसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बच गए हैं वो भी क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। साथ क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। अब ये उन्होंने ओवरऑल रिएक्शन आपको बता दिया है, इसके बीच का पहला स्टेप उन्होंने नहीं बताया, डायरेक्ट रिएक्शन है। ग्लूकोज साथ 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना और साथ क्या बन गई? एनर्जी बन गई। क्लियर है? समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ जो कि है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? देखें, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। वहां पे क्या था? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा। इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कैसे होगा? देखें, इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एमसीक्यू में ना वो अक्सर एमसीक्यू ये वाला देते हैं कि भाई ये बताओ कि पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है किस में? नीचे उन्होंने ऑप्शन देते हैं एरोबिक, एनारोबिक, ऑल ऑफ दीज, या कोई और ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी। तो बच्चे क्या करते हैं? वो एरोबिक पे टिक कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि भाई एनारोबिक और एरोबिक दोनों में पायरुविक एसिड के 2-2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। ठीक हो गया? इसलिए उन्होंने ये बात लिख दी है, द फर्स्ट फेज इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे देखें, अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पहला स्टेप सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसमें क्या होगा? बट इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन की क्या है? कमी।
जो ऑक्सीजन थी अगर मौजूद थी तो वो क्या हो गई, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करने में यूज हो गई, लेकिन अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, यह थी ही नहीं, तो आपके पास क्या होगा कि पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो फिर आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो आपके पास दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। वो किस में कहता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। In this way, many of the carbon hydrogen bonds are left unbroken in the products. अब इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जो बना है इसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड मौजूद हैं, वो नहीं टूटे, इसलिए हमें एनर्जी भरपूर नहीं मिलती। एरोबिक रेस्पिरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक हो गया। अब ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटे, आपके पास इसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो आपने ये वाला पूरा पैराग्राफ लिख देना, उसमें कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला। ठीक हो गया। अब ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि फर्मेंटेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये इसमें यही होता है, एनारोबिक कहते हैं, और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं, और ये दो तरह की होती है। अब याद रखें फ़र्क कहाँ है सेकंड फेज़ में, तो इन दोनों का पहला फेज़ क्या होगा, सेम होगा। तो देखें बहुत आसान है, ये कहता है इट अकर्स इन बैक्टीरिया, यीस्ट, ईटीसी। ये एमसीक्यू है कि अल्कोहलिक किस में होती है, बैक्टीरिया और यीस्ट में। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH। C2H5 और इथाइल, OH जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये उन्होंने रिएक्शन लिख दिया है। ठीक है, अगर आपके पास बैक्टीरिया और यीस्ट में, आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं, सेल होते हैं, तो उसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो उनमें क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसीलिए हम बैक्टीरिया और यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं खमीर बनाने में। ठीक है, और मुख्तलिफ डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में, तो हमें अल्कोहल मिलता है, उससे लैक्टिक एसिड मिलता है। अच्छा जी, आगे चलें। कहता है इट अकर्स इन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज। दिस आल्सो हैपन्स इन द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो बटर वगैरह बनाते हैं ना जो हम, तो उसमें बेसिकली ये बैक्टीरिया होता है, ये दही जो हम बनाते हैं वो बैक्टीरिया का करता है, वो दूध के मॉलिक्यूल्स उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, वो लैक्टिक एसिड बनाता है, तो लैक्टिक एसिड रिएक्ट करता है दूध से और दही बन जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये हमारे मसल्स वगैरह में होती है या और एनिमल्स में होती है, और जब भी हम कोई एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि हमें उस एक्सरसाइज की अगर आदत नहीं है, तो क्या होगा कि हमारी जो सांस लेने की जो एबिलिटी है, हम सांस इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। जब मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, वो फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे, और क्या बनने लग जाएगा, लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या है, हमारे मसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, या खलियाँ, जिसको हम कहते हैं खलियाँ पड़ जाना, वो फिर हमें उसका फिर हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटे, तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने पूरा याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन की तौर पे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह लेक्चर नंबर हमारा 50 हाफ सेंचुरी कल हम अपनी मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज़।